किशनगढ़ राज्य में एक हरिया नाम का व्यक्ति भीख मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसका छोटा बेटा किशोर था। फिर एक दिन हर रोज की तरह हरिया भीख मांगने के लिए गांव में चला जाता है। सेठ जी, भगवान के नाम पर कुछ सहायता कर दीजिए। 2 दिन से मेरा बच्चा भूखा है। चलो हट यहाँ से। भीख मांगने के अलावा तुझे कुछ आता भी है, निकम्मा कहीं का। सेठ जी, आप तो जानते हैं जब से बीमार पड़ा हूँ कुछ करने की ताकत नहीं बची है। सब नाटक है तेरा। काम की बात करो तो कहता है जोड़ों में दर्द है, हाथ में दर्द है। चल निकल यहाँ से। फिर हरिया वहाँ से रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। आज फिर अपमानित हुए ना? भीख मांगते मांगते सेठ के दरवाजे पर पहुँच गया था। उसने मुझे धक्का दे दिया। भगवान, ये दिन भी देखना बाकी था। मैं खेतों में काम करना चाहती हूँ लेकिन कोई देता ही नहीं काम। कुछ मिल जाए तो मैं खुद कमाकर घर चला लूँ। मुझे भी भीख मांगने का कोई शौक नहीं है सीमा, पर हमारा किशोर 2 दिन से भूखा है। संतान पिता से वो सब कुछ करवा लेती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। कहाँ से बदलेंगे दिन? किसी समय के हरिया को आज मिट्टी में रौंदा जा रहा है। तभी अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सीमा अंदर चली जाती है। चिंता मत करो सीमा, मैं जीते जी किशोर को भूखे नहीं रहने दूंगा। ये कहकर हरिया अपने राज्य के सबसे धनी व्यक्ति महेश के यहाँ जा पहुँचा। फिर से आ गया भीख मांगने, शर्म नहीं आती तुझे? भाभी, मुन्ना भूखा है, बस थोड़ा सा दूध दे दो। मैंने क्या तेरे परिवार की जिम्मेदारी ले रखी है? चल भाग यहाँ से। भाभी, इतना अत्याचार मत करो। खबरदार जो मुझे भाभी कहा। मैं सेठ महेश की पत्नी हूँ और तू एक भिखारी है। तभी वहाँ पर महेश आ पहुँचा और हरिया की ओर देखकर बोला, अरे तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे घर मत आया कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। उसी समय महेश का लड़का सुरेश मिठाई लेकर बाहर आ गया। पिताजी, मैंने कहा था ये मिठाई मत लाना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, नाराज क्यों होता है? आज अच्छे हलवाई से तेरे लिए पेड़े लाऊंगा। चल अंदर चल। फिर वह सभी लोग अंदर चले गए और हरिया मिट्टी में पड़ी मिठाई को देखता रहा। दूसरे गांव से आया रामू ये सब देख रहा था। भाई, ये कुछ रख लो, बच्चे के लिए कुछ खाने का ले लेना। एक बात समझ नहीं आई, तुम उस औरत को भाभी क्यों कह रहे थे? लगता है तुम नए हो इस गांव में, पर मुझे कहानी सुनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर हरिया वहाँ से चला गया, लेकिन रामू अपने दिल में सवाल लिए उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक पहुँच गया। रामू अब जानना चाहता था कि एक भिखारी हरिया उस अमीर स्त्री को भाभी क्यों कह रहा था। इधर हरिया अपनी पत्नी को स्वर्ण मुद्रा देता हुआ बोला, एक भले मानस ने मेरी दुर्दशा देखकर सहायता की है। तभी रामू दोनों के पास आ गया। रामू को देखकर हरिया थोड़ा चौंक गया। इन्होंने ही हमें कुछ मुद्राएं दी थी। मैं तुम्हारी दुर्दशा कई दिनों से देख रहा हूँ। जब तुमने इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति महेश की पत्नी को भाभी कहा, तब मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? रामू की यह बात सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। पिताजी के जाने के बाद हमें जो खेत का हिस्सा मिला है, उससे हम केवल सीमित आय ही कर सकते हैं हरिया। धन बनाने के लिए यह मार्ग नहीं है। बात तो आप सही कह रहे हैं बड़े भाई, क्यों ना हम व्यापार शुरू करें। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तुमसे यही कहना चाहता था। तो फिर एक काम करते हैं, हम अपने इस खेत को बेच देते हैं। जो धन मिलेगा उससे हम बहुत सारा अनाज खरीदेंगे और उसे शहर में बेच देंगे। अनाज के व्यापार में बहुत मुनाफा होता है भैया।
अगर हमारा व्यापार चल निकला तो हम अपना खेत दोबारा खरीद लेंगे और फिर अपने खेत जैसे कई और खेत खरीद सकते हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो हरिया। उसी दिन हरिया ने खेत उनके गांव के जमींदार को बेच दिया और वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापस अपने घर चला गया। भैया चलो कल ही अपन केशव नगर राज्य चलते हैं और वहाँ से अनाज खरीद लाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों भाई गांव के सभी किसानों से उनकी फसल खरीद लेते हैं। समय बीता और व्यापार फला फूला। साधारण घर की जगह गांव की सबसे शानदार हवेली खड़ी थी। फिर एक दिन गांव का जमींदार हरिया के घर आया। तुम्हारा छोटा भाई बुद्धि में बड़ा ही तेज है। जो भी व्यापार चल रहा है केवल हरिया की वजह से ही चल रहा है। जमींदार के यह शब्द चमेली को बहुत ज्यादा खटक गए। जमींदार के जाने के बाद वो महेश से बोली, अगर यही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महल में भी हरिया के नाम का डंका बजेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम देखना नहीं चाहते। दिन ब दिन तुम्हारा सम्मान घटता जा रहा है और तुम्हारे छोटे भाई का बढ़ता जा रहा है। गांव का हर व्यक्ति उसे झुककर प्रणाम करता है और तुम्हें कोई नहीं, जबकि तुम भी उतनी ही मेहनत करते हो। चमेली की ये बात सुनकर महेश भी सोच में डूब गया। तभी वहाँ पर सीमा भी आ गई जो कि गर्भवती थी। दीदी आप गलत सोच रही हैं। जितना मान सम्मान मेरे पति का है उतना ही आपके पति का भी है। चमेली कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे उसके बच्चों की रोने की आवाज आई तो वह वहाँ से चली गई। शाम होने पर जब हरिया वापस अपने घर लौटा तो सीमा ने उसे सारी बात बता दी। भाभी को न जाने क्यों गलतफहमी हो गई है। मुझे अब भाभी की नजरें अच्छी नहीं लगती। तुम कहना क्या चाहती हो? भाभी तुम्हारी कामयाबी से जलने लगी है, ईर्ष्या करने लगी है और तुम तो जानते हो ईर्ष्या सबको बर्बाद कर देती है। उधर महेश और चमेली दोनों बातें कर रहे थे। कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपने पुत्र सुरेश के भविष्य के बारे में तो सोचो। तुम कहना क्या चाहती हो? कल को सुरेश बड़ा होगा और हरिया का पुत्र भी, लेकिन सम्मान उसे मिलेगा जिसका पिता सम्मानित हो। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो तुम्हारे पुत्र का कोई मोल नहीं रहेगा। गांव के सारे व्यापारियों से हरिया के सीधे संपर्क है। कल को उसने तुमसे अलग कोई व्यापार शुरू कर दिया तो क्या होगा? सोचो, आज जो थोड़ी बहुत छवि तुम्हारी बची है वो भी धुल जाएगी। अरे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब भी हरिया ही उनका लाडला था। तुम्हें तो उन्होंने बस खेतों में काम करवाया। माफ करना, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह सारा व्यापार अपने कब्जे में ले लो। जितनी भी संपत्ति है सब पर तुम्हारा हक होना चाहिए। और हरिया व उसकी पत्नी को तगड़ा झटका देकर इस घर से निकाल देना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो? वो मेरा छोटा भाई है। सोच लो, हो सकता है कुछ समय बाद तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ यही करे जो मैं कह रही हूँ। बेहतर यही होगा कि उसके करने से पहले तुम कर डालो। चमेली की ऐसी बातें सुनकर महेश को भी अब उसकी बातें सही लगने लगी। फिर अगले ही दिन से चमेली और महेश का व्यवहार हरिया और सीमा के लिए बदल चुका था। वह उन दोनों से बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा, भाभी पहले तो आपका नाम तक नहीं लेती थी, अब अचानक आपको इतना मान सम्मान देने लगी। हो सकता है भाभी को समझ आ गया हो कि वो गलत कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं तो महेश कुछ कागज लेकर हरिया के पास आया। छोटे भाई, यहाँ अंगूठा लगा दो। एक बड़े व्यापारी से सस्ते में अनाज लेने की बात तय हुई है। कुछ धन चाहिए।
तो जो जमीन हमने खरीदी थी उसे ही गिरवी रख दिया। भैया आप मुझे क्यों बता रहे हो? अगर आप नहीं भी बताते तो भी मैं अंगूठा लगा देता। आप तो मेरे पिता समान हो। हरिया ने बिना सोचे समझे कागज पर अंगूठा लगा दिया। महेश वो कागज लेकर वहाँ से चला गया। मैंने हरिया से अंगूठा लगवा लिया। फिर मत रुको, सारी संपत्ति अपने नाम कर लो। महेश ने वैसा ही किया। फिर कुछ दिन बाद अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? याद है ना, कुछ दिन पहले तुमने कागज पर अंगूठा लगाया था। उसी कागज पर तुम्हारे हिस्से की सारी संपत्ति तुमने मेरे नाम कर दी थी और अब तुम एक भिखारी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया मैंने आप पर विश्वास किया था, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्योंकि गांव में हर एक व्यक्ति के जुबान पर तेरा ही नाम था। भैया हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मर जाओ, लेकिन अब इस हवेली में तुम्हारा कोई हक नहीं है। सीमा और हरिया ने बहुत विनती की, पर महेश उनकी एक ना सुना और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। हरिया अपनी पत्नी को लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार जी हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। देखो हरिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारा व्यापार भी अब तुम्हारे भाई महेश का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हरिया सीधा अपनी पत्नी के साथ गांव के मुखिया के पास गया। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, बिना पढ़े कागज पर अंगूठा क्यों लगाया? मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वह दोनों वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वो गांव के कोने पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। भैया मुझे खेत में कुछ काम दे दो। माफ करना सीमा बहन, सेठ महेश ने मना किया है कि तुम्हें और हरिया को कोई काम ना दे। तुमने धोखे से हमारी सारी संपत्ति ले ली, अब मजदूरी भी नहीं करने दोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम अब तुम जैसे लोगों से जोड़ा जाए। गांव छोड़कर चले जाओ। कभी नहीं जाऊंगी। सोच लो, वरना तुम्हारे पति को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। याद रखना, अहंकार जब टूटता है तो उसकी आवाज देवताओं तक जाती है। ये कहकर सीमा वहाँ से रोती हुई चली जाती है। घर पहुंचकर सीमा सारी बात अपने पति हरिया को बताती है। चिंता मत करो, मैं दूसरे गांव जाकर मजदूरी कर लूंगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही हरिया दूसरे गांव की ओर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो थोड़ा चला ही था कि चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। गांव वाले उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। इसे एक विचित्र बीमारी हो गई है, अब ये कोई मेहनत का कार्य नहीं कर सकता। लगता है इसने भीतर से टूट जाने की बात बहुत ज्यादा ही सोच ली है। फिर कुछ दिन बाद गरीबी में सीमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम किशोर रखा गया। हरिया भीख मांगने लगा और लोग उसे भिखारी कहकर बुलाने लगे। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी तुम जीवित हो। कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता। मैं सिर्फ अपनी पत्नी और पुत्र का चेहरा देखकर जीवित हूँ। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे दिन जरूर बदलेंगे। आप मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। बस फर्क इतना है कि मेरे पास कुछ धन जमा था, इसलिए मैंने फिर से व्यापार शुरू कर लिया और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अब से मैं तुम्हें हर महीने कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेजूंगा, लेकिन एक शर्त है। बताइए, कौन सी शर्त? जब तुम्हारा पुत्र किशोर 5 वर्ष का हो जाए तो उसे गुरुकुल भेजना, क्योंकि शिक्षा किस्मत बदल देती है। फिर ऐसे ही 4 वर्ष बीत जाते हैं और किशोर गुरुकुल में गुरुजी से शिक्षा लेने लगा और उधर महेश का बेटा सुरेश ऐसो आराम में पला बढ़ा। इसी तरह 22 वर्ष बीत गए। सुरेश अब जवान हो चुका था। किशोर के मन में अपने पिता के साथ हुए अन्याय के कारण उसके अंदर क्रोध बढ़ने लगा था। पिताजी, आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, आप फिर भी चुप क्यों रहे? बेटा, तुझे क्या लगता है
क्या मैंने गांव वालों से सहायता नहीं मांगी होगी? किसी ने भी साथ नहीं दिया। तेरे ताऊ की दौलत के आगे सबने मुंह मोड़ लिया। लेकिन मैं तुझसे एक ही उम्मीद करता हूँ, जो भिखारी शब्द का दाग मेरे ऊपर लगा है तो उसे अपनी शिक्षा की स्याही से धो देगा। हरिया के शब्दों ने किशोर को अंदर तक हिला दिया। फिर किशोर वहां से गुरुकुल की ओर चला गया। लेकिन तभी रास्ते में उसे महेश का लड़का सुरेश मिल जाता है। अरे देखो तो, भिखारी का बेटा गुरुकुल में पढ़ने जा रहा है। जैसे इस राज्य का राजा यही बनेगा। कम से कम मैं गुरुकुल में तो पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी तरह आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। सुरेश की बातें तीर जैसी थी, लेकिन किशोर ने पलटकर जवाब दे दिया। लेकिन तभी वहाँ महेश भी आ गया। बकवास बंद कर, मैं अभी तुझे तेरा भविष्य बता देता हूँ। तेरा बाप भिखारी है तो तू भी भिखारी ही बनेगा। उस वक्त किशोर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप वहाँ से अपने गुरुकुल की ओर चला गया। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज मैंने अपने पिता के साथ हुए अन्याय को महसूस किया। आप ही बताइए, क्या हम सच में इतने अपमान के लायक हैं? गुरुजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में रहस्य था। याद रखना बेटा, जब भी ईश्वर किसी को बहुत बड़ा देने वाला होता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है। बुरे समय में जो मनुष्य धैर्य रखता है वही अनंत भाग्य का राजा बनता है, और जो अन्याय करता है उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कृपा करे मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। कहो राजन, कैसी सहायता चाहिए? मेरी पुत्री चंद्रलेखा जंगल में घूमने गई थी। एक तालाब के पास लगे वृक्ष का फल तोड़ने की भूल कर बैठी। वृक्ष में राक्षस का वास था। उसने मेरी पुत्री को एक गुफा में बंदी बना लिया है। सैनिक भेजे, साधु भेजे, कोई वापस नहीं आया। अब केवल आप ही अंतिम आशा है। वो राक्षस चाहता क्या है? वह 3 प्रश्न पूछता है। यदि कोई तीनों उत्तर सही दे दे तो वो मेरी पुत्री को छोड़ देगा, लेकिन अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो वो प्राण हर लेता है। गुरुजी मुस्कुराए, जैसे वह पहले से जानते हो कि उत्तर कहाँ है। चिंता मत करो राजन, इस बार मेरा शिष्य जाएगा। किशोर, यही बालक तुम्हारी पुत्री को बचाएगा। क्या यह उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? नेत्र बंद करके उसे साथ ले जाओ, भरोसा रखो राजन। यदि तू मेरी पुत्री को सुरक्षित ले आएगा तो उसका विवाह मैं तुझसे करा दूंगा। फिर राजा उसे उस जगह का पता बता देता है। किशोर वहां जाने के लिए निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। चलते चलते वो उसी राक्षस की गुफा के बाहर पहुंच जाता है। तभी वहां वो राक्षस भी आ गया। कौन है रे तू? मैं किशोर हूँ और राजकुमारी को लेने आया हूँ। 3 प्रश्न पूछूंगा, तीनों उत्तर सही हुआ तो राजकुमारी मुक्त हो जाएगी। पहला प्रश्न, जिस चीज को जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ती जाती है। बताओ क्या है वो चीज? ज्ञान। वह कौन सी चीज है जो बोल नहीं सकती लेकिन हमेशा सत्य कहती है? आईना। तीसरा प्रश्न, वह क्या चीज है जो देर तक रहे तो इंसान उतना ही बड़ा बन जाता है और खो जाए तो सब कुछ खो जाता है? धैर्य। किशोर के सभी सवालों के जवाब सही थे तो राक्षस ने राजकुमारी को मुक्त कर दिया। तू पहला मनुष्य है जिसने तीनों उत्तर सही दिए हैं। जा, राजकुमारी तेरा इनाम है। किशोर राजकुमारी को लेकर वहां से महल की ओर चला जाता है। तू मेरी बेटी का पति और मेरा उत्तराधिकारी दोनों है। अब से तू किशनगढ़ राज्य का युवराज है। किशोर अब राजा बन गया। उसने अपने माता पिता को भी महल में बुला लिया। बेटा, ये सपना है क्या? नहीं पिताजी,
अब सब सच है। मैं चाहता हूँ पिताजी, उन सबको अब मैं कारागार में बंद करवा दूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। अगर ये ऐसा ना करते तो तुम राजा कैसे बनते? ये सब भाग्य का लिखा होता है बेटा।